अक्टूबर की शुरुआत में बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस वक्त बिहार में दो ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने चुनावी माहौल गर्म कर दिया है। प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गए। ओवैसी महागठबंधन में आना चाहते हैं, इसके लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन अब तक आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी और उनके दरवाजे नहीं खोले। तो उधर प्रशांत किशोर ओवैसी को सीट शेयरिंग का ऑफर दे रहे हैं लगभग। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में। अकेले सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां करीब 47% मुस्लिम वोट हैं। तो एक तरफ तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जात पात और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ विकास को फोकस करके वोट मांग रही है, तो वही मुसलमानों के रहनुमा बनकर ओवैसी सीमांचल में वोट मांग रहे हैं। ऐसे में ओवैसी और पीके की एंट्री के बाद बिहार के मुस्लिम वोटों का क्या होगा, सवाल यही है। और इसी में आज अड़ी में हम जिन सवालों को पूछने जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे हैं वो सवाल। क्या बिहार में पीके और ओवैसी तेजस्वी और महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे? बिहार के 17% मुस्लिम वोट का क्या होगा, वो किसकी तरफ जाएगा? आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और जनसुराज, इन तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हैं। लेकिन आज हमारे जो सबसे बड़े मेहमान हैं वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। टीवी 9 से बातचीत की है उन्होंने, खास बातचीत की है। पहले सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और उसके बाद चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। ओवैसी साहब, मैं यहां पर दिल्ली में बैठा हुआ हूं, लेकिन ओवैसी साहब बिहार में हैं। मिशन बिहार शुरू हो गया है एआईएमआईएम का, इसकी चर्चा यकीन जानिए दिल्ली तक है। अच्छा, ये बात हर किसी को पता है कि 2020 के विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थीं, जो कि एक बड़ी कामयाबी थी। और बाद में 4 जो विधायक हैं आपके, वो आरजेडी में चले गए। आप खुद ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने आपके विधायकों को खरीद लिया और आज की तारीख में आरजेडी वाले महागठबंधन में आप 6 सीटों की उम्मीद लगा रहे हैं, 6 सीटें आप डिमांड कर रहे हैं। और महागठबंधन का अभी तक जो रुख नजर आ रहा है, कोई हामी उसके लिए भरी नहीं गई है। तो अगर महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, कई जिम्मेदार लोग हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब के पास आकर मिले और उनसे शिकायत की कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस करके चुनाव लड़ना नहीं चाहता, वो अपनी लीडरशिप में ही काम करना चाहता है। अच्छा, तो ये बात अख्तर साहब ने हमसे कही। हमने अख्तर ईमान साहब कहा कि भाई आप उनसे कहिए कि वो लिख कर लाएँ, उस लेटर का पूरा कंटेंट वो लिख कर लाएँ और आप साइन करके दे दीजिए लालू प्रसाद यादव साहब को। उन्होंने दे दिया। फिर बाद में तेजस्वी यादव ने हैरत अंगेज़ बात कही कि मुझे नहीं मालूम हुआ है। अरे भाई, जब घर में आपके पिता हैं तो पिता बड़ा है या बेटा बड़ा होता है? तो खैर वो घर का मामला है। तो हमने उनको भी लेटर लिख दिया और उसमें साफ कह दिया कि हमको 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके थे। अगर आप सत्ता में आते तो हमको मंत्री पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए और कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को आप रोकिए, कोई कम्युनल राइट ना हो। अब अगर वो फैसला नहीं लेते हैं, वो उनकी मर्जी, लेते हैं उनकी मर्जी, मगर कम से कम बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को ये पता तो चल चुका है कि कौन बीजेपी को और नीतीश कुमार को रोकना चाहता है और कौन उनको दोबारा सत्ता में लाना चाहता है। तो अभी तक यानी एआईएमआईएम के आपके इस ऑफर को तेजस्वी यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया है, हामी नहीं भरी? देखिए, मैं इतना ज़्यादा वक्त उस पर गैर ज़रूरी के सोचता क्यों रहूं? जो लोग हमसे जिम्मेदार लोग मिलने आए थे जी, हमने कह दिया कि हम तो तैयार हैं, लिख दिया, हमने बोल दिया। अब इससे बढ़ के तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे ज़रूर। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं ना कि अगर हमने बिहार के दरवाजे खोल दिए तो क्या आप हैदराबाद के दरवाजे खोलेंगे? आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, इंडिया अलायंस में तो एमआईएम पार्टी नहीं है, वो इंडिया अलायंस में है। वो डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फ़ोन करके बोले कि हमको भी वहाँ पर सीट दे दें और वो हैदराबाद आएँ और तमाम यादव वोट को ले लें। कौन रोक रहा है उनको? देखिए, हमारे तो बिहार में यहाँ पर हमारे 5
बल्कि पहला एमएलए हमारा तो किशनगंज से जीता, फिर बाद में 5 हम लोग जीते, कई हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन हमारे नुमाइंदे जीते हैं पार्टी के, तो वो आए, वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, हम तो नहीं है। वो रेवंत रेड्डी साहब को या फिर कांग्रेस के बड़े नेता को बोल दें कि हमको भी आप तेलंगाना में दे दीजिए, आप आइए तेलंगाना, कौन रोक रहा है आपको? भाई आपको रोक कौन रख रहा है? आइए तेलंगाना, लड़िए इलेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो प्रशांत किशोर पर अब थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने आपको ऑफर किया है, ये सिर्फ मुंह जबानी जमा खर्च तक सीमित माना जाए इसे, या फिर कोई आपको चिट्ठी भी मिली है? और अगर उन्होंने ऑफर किया है तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन में जाएंगे? ये आपसे किसने कहा कि जनाब प्रशांत किशोर साहब से इस तरह के कोई ऑफर आया है? हम ज़रूर हम उनको जानते हैं जी। एज ए सेफोलॉजिस्ट हमारी उनसे कई मरतबा मुलाकात भी हुई है, बल्कि हैदराबाद में जब तेलंगाना के असम्बली चुनाव हुए उस वक्त भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, और फिर जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे वो उस वक्त भी हैदराबाद में थे, हम उनसे मिले ज़रूर। मगर बिहार के चुनाव के पस मंज़र में ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बताइए, मगर कुछ हुआ ही नहीं अभी। ये सवाल मैंने इसलिए किया ओवैसी साहब क्योंकि जन स्वराज पार्टी बनने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि इस बार सीमांचल के राजनीतिक समीकरण जो हैं वो बदल गए हैं, और इसीलिए एआईएमआईएम को भी महागठबंधन में जाने की दरकार है। अगर महागठबंधन की तरफ से दरवाजे नहीं खुलते हैं तो क्या प्रशांत किशोर के साथ एआईएमआईएम गठबंधन में जा सकती है? देखिए, एक बात जब दरवाज़ों को खुलने की बात है, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहेगा तो वो दरवाजे, हर दरवाजे अल्लाह खोल देगा ना। तो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, और पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अभी से स्पेकुलेट करना, तो मैं तो आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, हम उनको जानते हैं, शुरू से मुलाकात हमारी हुई है, मगर बिहार के इलेक्शन के पस मंज़र में अभी तक कुछ बातचीत नहीं हुई। तो आपने कोई डेडलाइन रखी है महागठबंधन के लिए? आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर से कोई बात नहीं हुई है, कोई ऑफर भी नहीं आया है। महागठबंधन के लिए आपने कोई डेडलाइन रखी है क्या, कि भाई इस तारीख तक हम इंतजार करेंगे और नहीं तो फिर उसके बाद हम अपना फैसला ले लेंगे? नहीं, देखिए, हमसे जो लोग उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे जी, वो हमने पूरा कर दिया। अब इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो खुद मुख्तार हैं अपने पार्टी और अपने अलायंस का फ़ैसला लेने के लिए, हम खुद मुख्तार हैं अपनी पार्टी का फ़ैसला लेने के लिए। तो अब हम किसी के फिराक में बैठे तो नहीं रह सकते ना। वो तो एक इश्क में होता है लड़का लड़की के, लिए सियासत है। इलेक्शन हमारे सामने है, तो हम तो अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हम जो पैगाम दे रहे हैं कि सीमांचल से इंसाफ हो, हम ये पैगाम दे रहे हैं कि बिहार में हर समुदाय का, चाहे अपर कास्ट हो, ईबीसी हो, यादव समाज हो, दलित समाज में पासवान हो, मांझी हो, इन सब का नेता है। अगर 19% बिहार के मुसलमानों का कोई सियासी नेता बनेगा, लीडरशिप बनेगी, तो इससे देश मजबूत होगा। सबसे बड़ी माइनॉरिटी को एक ताकत मिलेगी, जमहूरियत में और यकीन बढ़ेगा, संविधान मजबूत होगा। हर समुदाय का नेता होगा, भूमियार का होगा, ब्राह्मण का होगा, राजपूत का होगा, अग्रवाल कम्युनिटी का होगा, यादवों का होगा, मगर मुसलमान समाज नहीं। आप सिर्फ वोट डालने की मशीन है, वोट डाल के घर में बैठ जाइए। तो फिर हम देख रहे हैं 50-60 साल में क्या क्या नहीं हो गया बिहार में। तो देखिए, ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों का नेता क्यों ना हो, और मुस्लिमों का नेता बनने की कोशिश करने के लिए क्या महागठबंधन में जाने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी।